अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। ईशा की मॉम डैड बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ईशा की मॉम एकदम से चिल्ला के बोलती है कि बस कर जाओ, अब बस। चीज़ें ना हद से ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आपको ये ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आपने क्या किया है? अंदाज़ा? और गुस्से के आर में आपने ये सब जो किया ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। और किया तो किया किसके लिए? अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए। अरे वो बेटी जो कभी अपनी बाप पे अपनी जान छिड़कती थी, आज उसकी नज़र में ही आप गिर चुके हो। क्या ये अंदाज़ा है आपको? और ये सामने, मेरे सामने जो इंसान खड़ा है, मैं तो ये पहचानती भी नहीं हुई इस इंसान को। ये ईशा के पापा तो है नहीं। ईशा के पापा तो वो थे जो कभी ईशा की छोटी सी भी तकलीफ़ का उनको महसूस हो जाते थे। वो थे ईशा के पापा। ये इंसान जो मेरे सामने खड़ा है, ये कोई और है। इस इंसान को अपनी बेटी की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है, ना ही उसकी दर्द। इसको सिर्फ ये नज़र आ रही है कि उस लड़की की क्या गलती है, उस लड़की का ये, उस लड़की का वो, ये सही नहीं है, समाज ये, समाज वो। बस थक गई हूँ मैं 1 साल से, और दर्द नहीं देखा जाता मुझसे मेरी बेटी की। हर दिन वो मर रही है। उसकी तकलीफ़, उसकी दर्द, मैंने उसको जन्म दिया है। मुझे महसूस हो जाती है वो कितनी तकलीफ़ में है। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? और हद ही कर दिया आपने। किसी को जान से मारने की कोशिश। तभी एकदम से ईशा के पापा चिल्ला के बोलते कि तुम अपने हद भूलो मत। कितनी बार बोलूँ मैंने उसको मारने की कोशिश नहीं किया। मैंने बस बोला उसको थोड़ा सा डराओ ताकि वो अपने आप ही पीछे हट जाए। तभी ईशा की मॉम बोलती कि जब वो 1 साल पहले ही पीछे नहीं हटी तो अब क्या हटेगी? आपके दिमाग में ये बात जा नहीं रही है क्या? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना आपने। कैसे सोचोगे? आपके दिमाग में आपने पहले से ही ये सेट करके रखा है कि आरवी सिंह राठौर सही नहीं है। बस आप चाहे वो जितनी भी अच्छाई काम करे, आपको, आपके नज़र में सिर्फ वो सिर्फ एक गलत इंसान है जो कोई नहीं बदल सकते, और ना ही मैं। देखिए, आपको जो करना था आपने सब कुछ कर लिया। बहुत अच्छे से आपने अपना पिता होने का फ़र्ज़ अदा किया है, देख रही हूँ मैं। और मैंने अपनी बेटी को भी देखी कि अब उसकी क्या हालत है। अब तक आपको जो चाहिए था आपने सब कुछ किया। मैंने एक उफ तक नहीं की, और ना ही अपनी बेटी की साथ दिया। मुझे लगा कि आप उसके पिता हो, आप जो भी करोगे उसके हित के लिए करोगे, उसके अच्छाई के लिए करोगे, उसकी खुशी के लिए करोगे। लेकिन ये चीज़ तो उल्टा हुई। मेरी बेटी खुश नहीं है, वो तकलीफ़ में है, वो दर्द में है। वो हर रात फूट फूट के रोती है। क्या कभी आपने उसको देखी? मैंने देखी 1 साल से हर रोज़ उसका वो फूट फूट कर रोना। वो कंबल के ओढ़ के, कंबल के नीचे हर रात रोती थी। मैं समझ सकती थी। मैं जाती थी उसको देखने के लिए, दूर से देखती थी, लेकिन कभी उसके पास जाके उसको ये नहीं बोल पाती थी कि बेटी कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ हूँ। नहीं बोल पाई मैं। लेकिन अब बस, अब नहीं, अब नहीं। आपको जो करना था आप कर चुके हो। अब बारी मेरी है। मैं उसकी माँ अब भी ज़िंदा हूँ, और मैं मेरी बेटी की खुशी के लिए कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। फिर चाहे मुझे आपका भी सामना करना पड़ी तो मैं करूँगी। मैं पीछे नहीं हटूँगी। तभी ईशा के पापा बोलती कि अच्छा, तो अब तुम मुझसे लड़ोगे उस लड़की के लिए? वो कौन है तुम्हारी?
क्या लगती है ये तो बताओ। तभी ईशा की मॉम बोलती है कि मेरी कुछ नहीं लगती, किसी का बेटी लगती है, किसी का पोती लगती है, और सबसे बड़ी बात मेरी बेटी की मोहब्बत है, वो मेरी बेटी की खुशी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरी बेटी की खुशी है, और मैं मेरी बेटी की खुशी देने के लिए कोई भी हद पार कर जाऊँगी। ये ईशा की माँ की वादा है आपसे। ये बोल के वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। इधर ईशा के पापा अपने पैर पटक के वो एकदम से हॉल साइड पे आते, वो सोफ़े में बैठ जाते और सोचने लगते हैं। ऐसे ही वो रात ख़त्म हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे जो ईशा है वो एकदम से उठती है। वो उठ के जो है अपनी फ्रेश वगैरह जो है जल्दी से होती है, क्योंकि उसका थॉट था कि वो जल्दी से जाएगी आरू को देखने के लिए। इसी चक्कर में वो जल्दी उठ जाती है। उसकी मॉम सोई नहीं थी रात भर, तो पहले से ही उठ गए थे, वो पूजा कर रही थी हॉल में। इधर अचानक उनकी नज़र जो है ईशा की तरफ जाती। ईशा ऊपर जो है रेडी हो चुकी थी। तभी वो अपनी मॉम के पास आती है और सुबह की जो आरती होती है वो लेती है, और अपनी मॉम की पैर छूते हुए बोलती कि मम्मा चले। उसकी मॉम उसे घूर के देखते और बोलती कि बेटा कहाँ चले। तभी ईशा अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती कि मम्मा आपने तो कहा है कि आप मेरे साथ जाओगी आरू की घर। ईशा की मॉम बस ईशा को एकटक देखने लगती है, और वो जो है आरती की थाली वो एकदम से साइड में करती है और बोलती कि बेटा, मैं तुम्हारी बेचैनियों को समझ रही हूँ, आई अंडरस्टैंड बेटा, पर थोड़ा सा शांत रखो, खुद को संभालो। अभी टाइम देखो 5:30 हुआ है, इतनी सुबह तुम किसी के घर नहीं जा सकोगी, सही नहीं लगेगी बेटा। क्या? तभी ईशा एकदम से घड़ी की तरफ देखती है, तो देखती कि हाँ 5:30 बज रहे हैं। तो थोड़ी सी सैड हो जाती है और बोलती कि वो मैंने तो सोचा कि 8 बज रहे होंगे, तो मैं तभी उसकी मॉम उसे एकदम से हक करते और बोलती कि बस कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, जब वक्त होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी, जाओ। तो ईशा बोलती कि पर मम मैं उसे देखने की। तभी ईशा की मॉम बोलती कि मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसको देखने के लिए बेताब हो, मैं लेके जाऊंगी तुम्हें, अभी फ़िलहाल तुम जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो ईशा ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो अपने कमरे में जाती है और जाके वो सोती है। वो नींद में नहीं जाती, वो बस सोच रही थी कैसे क्या हो गया, कौन सी सिचुएशन आज आ गई है। इधर करीब 3 घंटे बाद जो है ईशा की मॉम जो है वो ब्रेकफास्ट जो है टेबल पे लगाते हैं। इधर ईशा के पापा जो है उठते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो आते हैं टेबल पे अपना खाना खाते हैं और एकदम से थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाके वो रेडी होकर वो निकल जाते हैं, किसी को कुछ बिना बोले। कुछ देर बाद ईशा की मॉम ईशा के कमरे में जाते ही ईशा जो है वो सोई हुई थी, वो सोचते सोचते कब न जाने सो जाती है, उसे खुद नहीं पता। इधर ईशा की मॉम उसके पास जाती तो देखती है ईशा बड़े आराम से सो रही है। ये देख के ईशा की मॉम थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज की ईशा में और 1 साल पहले की ईशा में बहुत ज़्यादा अंतर थी। आज की ईशा को देख के ही लगती है कि वो कितनी तकलीफ़ में है, वो कितना कुछ सह चुकी है अपनी ज़िंदगी में। ये देख के उनकी आंखें नम हो जाती है। तभी ईशा की बहन एकदम से आती है, वो बोलती कि मम्मा दीदी को बुला लो ना, आप क्या कर रही हो यहाँ पे। तो उसके पास आती है तो देखती है उसकी मॉम जो है उनकी आंखें जो है वो नम हो चुकी है, एक आंसू जो है एकदम से गिर चुके थे। तो जैसे ही उसकी बहन, छोटी बहन, वो देखती है, वो बोलती कि मम्मा क्या हुआ, रो क्यों रही हो। तभी उसके जो है ईशा की मॉम बोलती कि कुछ नहीं बेटा, तुम क्यों आई हो यहाँ पे, मैं बुला रही हूँ तुम्हारी दीदी को, तुम जाओ। तो बोलती कि नहीं, मैं तो दीदी के साथ ब्रेकफास्ट करूँगी ना, आप बुला लो ना उनको। तो बोलती कि ठीक है बुलाती हूँ। तो ईशा के साइड में जाके बैठती है, उसके सर को सहलाने लगता है और बोलती कि बेटा ईशा, ईशू
तभी ईशा जो है एकदम से उठी, हाँ हाँ मम्मा। तो बोलती कि बेटा उठ जाओ, अब 9 बज चुके। जैसे ही 9 की जो है वो सुनती है, वो एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, बोलते कि 9 बज गए। मुझे मुझे आरू खुद देखने जानी है। तभी उसकी मॉम बोलती कि बेटा रिलैक्स, शांत हो जाओ, जाएंगे ज़रूर जाएंगे, पहले रूम फ्रेश हो जाओ, नीचे आओ, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी ईशा बोलती कि ठीक है। तो ईशा की मॉम जो है नीचे चली जाती है। इधर ईशा जो है उठती है, वो फिर से फ्रेश वगैरह होती है और फिर रेडी होकर नीचे जाती है। वो ब्रेकफास्ट करती है और फिर अपनी मॉम को बोलती कि मॉम हो गई ना, अब तो चलेंगे। तो बोलती कि हाँ तो चलो, लेकिन तुमने कल किसी से बात की थी ना, वो बोली थी कि वो लेने आएगी, ऐसा कुछ था ना। तभी ईशा को याद आती है कि हाँ उसने संजना को बोली थी। तो अपनी तुरंत फ़ोन निकालती है, संजना को कॉल करती है। जब संजना बोलती है, रिसीव करती है कॉल, वो बोलती कि देखो यार मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम बस तैयार रहो। तो वो बोलती कि हाँ वो मम्मी भी जाएगी। तो संजना थोड़ी सी चुप हो जाती है, फिर बोलती कि हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बस पहुँच रही हूँ, 5 मिनट लगेगी, तुम रेडी हो जाओ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर देखते हैं कि आरू जो है वो सुबह तो उठ जाती है, क्योंकि उसको जो है मेडिसिन दिया गया था, और मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसा ही होता है कि उसको नींद बहुत आती है। बहुत अरसे बाद शायद उसको नींद आई हो, ऐसा कुछ होता है। तो जो है करीब 9 बजे जो है उसका नींद टूटती है। तो वो जैसे ही देखती है तो उसके कमरे में एकदम से बेड के साइड पे एक काउच थे, वहाँ पे उसके पापा बैठे हुए थे। अचानक जब आरू की नींद टूटती है, वो एकदम से साइड में देखती है तो उसकी नज़र सीधा अपने पापा के ऊपर जाके गिरता है। तभी वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, वो एकदम से उठने लगती है, लेकिन उसके हाथ के वो चोट के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। तभी उसके पापा एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और उसके पास आता है, उसको आहिस्ता से सपोर्ट देते हैं, उसको बैठाती है और बोलती कि तुम ठीक हो। इधर आरू घूर के अपने पापा को देख रही थी और बोलती कि आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तभी आरू के पापा बोलते हैं क्यों, मैं अपनी बेटी की कमरे में नहीं आ सकता है क्या, मुझे अपनी बेटी से परमिशन लेनी होगी कि बेटा मैं तुम्हारे कमरे में क्या आ सकता हूँ तुम्हें देखने के लिए कि तुम सही हो या नहीं। आरू कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। तभी उसके दादी एकदम से एंटर करते हैं और बोलती कि क्या हुआ। तो आरू एकदम से अपनी दादी की तरफ देखते बोलती कि कुछ नहीं दादी। वो तभी उसकी दादी भी देखती है, उनके बेटे जो है आरू की कमरे में थे, तो वो भी पूछते हैं कि तुम इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तभी आरू की पापा एकदम से उनकी मॉम की तरफ देखे बोलते कि अब आपको भी यही सवाल जाननी है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वही सवाल का जवाब सेम ही तो होना चाहिए, क्या मुझे अपनी बेटी के कमरे में आने के लिए कोई परमिशन चाहिए। तभी जो है आरू की दादी चुप हो जाती है और बोलती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम आते नहीं हो इसलिए पूछी मैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी ईशा के पापा जो आरू के पापा बोलती कि कोई नहीं, ठीक है तुम, वो आरू की तरफ देख के बोलती कि तुम फ्रेश हो जाओ। और माँ वो ब्रेकफास्ट वगैरह, तो आरू की दादी बोलती कि सब कुछ रेडी हो चुके हैं। तो आरू के पापा वहाँ से निकल जाते हैं। इधर आरू बस वो शॉक होती है, क्योंकि ऐसा बर्ताव उसने अपने पापा की कभी नहीं देखी। तो एकदम से वो दादी की तरफ देखती है और बोलती कि हुआ क्या है इनको, क्या दिमाग खराब है इनका, क्या अचानक ये कैसा बदलाव। तभी आरू की दादी बोलती कि बदलाव कहा, अपनी बेटी को इस हालत में देखेगा तो वैसा ही रिएक्शन आएगा ना। तभी आरू बोलती कि अच्छा खैर आप क्या कर रही हो, आप जाओ ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करो, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। तभी आरू की दादी बोलती कि अच्छा ऐसे जाओगी तुम फ्रेश होने के लिए, हाथ तो तुम हिला नहीं पा रही हो तो तुम फ्रेश कैसे होगी। तभी आरू बोलती कि दादी आप भी ना, मैं कर लूँगी, कुछ नहीं होगी, आप जाओ, शायद आपके बेटे को कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगा, तो पहले आप जाओ उनको ब्रेकफास्ट दो।
तो उसकी दादी समझ गई थी कि वो टोंट मार रही है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो उधर से निकल जाती है। इधर आरू सोचती कि यार पापा को हुआ क्या है अचानक, इतनी मेहरबान मुझ पे, ऐसे कैसे। दूसरी तरफ करीब 10 मिनट बाद जो है संजना पहुंचती है ईशा के घर के बाहर। वो जैसे ही पहुंचते वो हॉर्न देने लगते हैं। तभी ईशा एकदम से भागते हुए बाहर जाती है। ये लोग हॉल में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो ईशा भागते हुए जाती है, वो एकदम से देखती है पहले संजना को, और वो एकदम से बोलती है अरे यार तुमने 5 मिनट बोली थी, अब 10 हो रहे हैं। तभी वो बोलती कि यार सॉरी यार, ट्रैफिक जैम नाम का भी कोई चीज़ होती है यार, थोड़ी सी फंस गई थी, चलो आओ। और आंटी कहाँ है? तभी ईशा की मॉम एकदम से पीछे आते हैं, ईशा की छोटी बहन भी आती है। ये तीनों जो है बैठते हैं। ईशा फ़ोन साइड पे आके बैठती है जो संजना के पास है और बैठती बोलती कि वो उसका कोई खबर, वो ठीक है ना। तभी संजना बोलती कि देखो मैंने सुबह कॉल नहीं की, अभी तो शायद वो नींद में होगी, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। और तुम ना इतनी ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, रिलैक्स यार, अब तो जाएंगे ना, अब तो जा रहे हैं, अब देख लेना वो ठीक है। तो ईशा चुप हो जाती है। ये लोग जो है ड्राइव कर रहे थे। करीब 15 मिनट्स बाद जो है ये लोग पहुंचते हैं आरू के घर। जैसे आरू के घर पहुंचती है, इधर आरू की दादी हॉल में ही थी, वो जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। आरू की पापा भी टेबल पे बैठे हुए थे। तभी एकदम से जैसे ही आरू की दादी की नज़र जो है वो डोर के साइड पे जाती है, एग्ज़िट साइड पे। तो वो जैसे देखती है तो एकदम से वो टेबल से उठ जाती है और एकदम से आता है और बोलती कि अरे बाप रे, इतने सारे लोग, और ईशा तुम्हारी मॉम को लेके आई हो। तो एकदम से वो जाते हैं, ईशा की मॉम को हक करते हैं और बोलती कि कैसे हो। तो ईशा की मॉम बोलती कि आंटी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। तारू की दादी बोलती कि मैं तो ठीक हूँ, हाँ मेरी पोती की हालत जैसे है थोड़ी। तभी ईशा की मॉम एकदम से उनका हक करते हैं और बोलती कि कोई बात नहीं आंटी जी, वो ठीक हो जाएगी, हम सबकी दुआ है उसके साथ, कुछ नहीं होगी। ये बोलते बात कर रहे थे। तभी जो है आरू की दादी जो है वो एकदम से ईशा की मॉम की हाथ पकड़ते और बोलती कि अंदर आओ, बाहर थोड़ी ना रुकनी है। तो सबको अंदर लेके जाती है और सबको हॉल में जो सोफे साइड है वहाँ पे बैठा देते। इधर आरू के पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो एक नज़र ईशा की मॉम की तरफ देखते हैं और फिर वो उठ जाते हैं और वो रेडी हो चुके थे। तो एकदम से वो आरू की दादी के पास आते हैं और वो एकदम से बोलते कि मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है यहाँ पे और आप उसका ध्यान रखना। ये बोल के वो वहाँ से चुपचाप जाने लगते। ईशा की मॉम समझ गई थी कि वो इनको क्यों इग्नोर की है, वे चीज़ समझ रहे थे। उनकी एकदम से नज़रें झुक जाते हैं क्योंकि यार गलती तो उनके पति की थी ना। इधर ईशा जो है वो इधर उधर देख रही थी, मानो कि वो चाहती हो बस उसकी नज़र जो है आरू पे टिक जाए किसी भी हालत पे, भले ही थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। लेकिन आरू कहीं नज़र नहीं आ रही थी ईशा को। तो ईशा एकदम से संजना की तरफ दिखती और बोलती कि वो कहाँ है, नहीं है यहाँ पे। तो संजना बोलती कि यार रिलैक्स, अभी अभी तो आया है, वो शायद सो रही होगी। तभी जो है आरू की दादी सबके लिए चाय वगैरह जो नाश्ता वगैरह होते सब रेडी करते हैं। तो ईशा की मॉम बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, वैसे भी हमने बस अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट करके आए हूँ। तभी ईशा की दादी बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट किया तो मेरे घर पे पहली बार आई हो तो उस हिसाब से तो थोड़ी सी चाय वगैरह पीते हैं। इधर ईशा की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ आरू को देखने के लिए बेताब थी। तभी आरू की दादी एकदम से बोली कि ईशा तुम जाओ अपने दोस्त को एक बार देख के आओ। वैसे वो मुझे नहीं पता वो अभी तक जगी है कि नहीं, वो जग तो चुकी थी पर अब क्या कर रही है पता नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी बिजी थी। ईशा को मानो यही तो चाहिए थी। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि जी 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 मैं जाती हूँ। ये बोल के वो बिना कुछ सुने एकदम से चली जाती। इधर संजना बोलती कि ये लड़की ना। तभी आरू की दादी एकदम से संजना की तरफ देखते हुए बोलती कि क्यों तुम्हें नहीं जानी है क्या। तो संजना बोलती कि नहीं वो जाए, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी।
तो बोलती कि ठीक है। इधर संजना जो है वो ईशा की जो बहन है उससे बात कर रही थी, क्योंकि वो तो बेचारी अकेले पड़ गई थी, और आरू की जो ईशा की मॉम है वो आरू की दादी से बात कर रही थी। इधर ईशा जैसे ये आरू की कमरे के बाहर जाती है, वो एकदम से डोर जो है वो नॉक करने ही वाली थी, तो अचानक उसकी नज़र जाती है कि डोर तो ओपन है। तो थोड़ा सा वो साइड करके वो जैसे एंटर करती है तो देखती है आरू जो है वो जो है एक टी शर्ट पहनने की कोशिश कर रही थी। मतलब वो पहनी हुई थी कुछ कपड़े और उसके ऊपर वो टी शर्ट जो है वो पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके हाथ पे चोट के कारण जो बेल्ट लगा हुआ था, तो वो हिला भी नहीं पा रही है अपने हाथ को। ये देख के ईशा को बड़ी तकलीफ़ होती है। वो चुपचाप एकदम से जाती है, वो एकदम से मदद करती है आरू की। जैसे आरू को ये एहसास होती है तुरंत पीछे देखती, तो वो ईशा को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है और थोड़ा सा और पीछे चली जाती है और बोलती कि मिस ईशा आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और ये क्या बदतमीज़ी है, आपको डोर नॉक करने के बाद आनी चाहिए थी। तभी ईशा बोलती कि मैं तो वही चाहती थी कि मैं डोर नॉक करके आऊँ, पर देखा कि डोर ओपन है और आपकी ये सिचुएशन देखी तो मुझे लगा कि शायद आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। तभी एकदम से जो आरू बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, और आप यहाँ क्या कर रही है इस वक्त। तो ईशा बोलती कि वो मुझे आपसे मिलनी थी इसलिए। तभी आरू बोलती कि क्यों मिलनी है, क्यों मिलनी है आपको मुझसे, ये तो बताइए। ईशा जो समझ रही थी कि आरू आखिर क्या ही बोलने की कोशिश कर रही है, तो वो जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। इधर ये चीज़ जो है वो आरू को भी समझ आ जाती, तो कुछ नहीं बोलती और सिर्फ इतना बोलती थी, जाइए मेरे कमरे से। जैसे ये बोलती तो ईशा के पास और कोई रास्ता थी नहीं, वो चुपचाप चली जाती है वहाँ से। इधर आरू की दादी और ईशा की मॉम के बीच बहुत बेहद सारी बातें होती है। उधर आरू आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आती है, तो आरू की नज़र सीधा ईशा की मॉम पे पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा शौक थी कि ईशा की मॉम अभी यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रही है, वो तो मुंबई में। ये सब चीज़ वो सोच ही रही थी, तभी एकदम से जो ईशा की मॉम की भी नज़र एकदम से आरू पे पड़ती है। वो एकटक आरू को देखने लगती है। आरू भी ईशा की मॉम को देखते हुए उतर ही रही थी, तभी अचानक एक साइड से आके शनाया उसको पकड़ते और बोलती कि क्या है, आराम से नहीं चल सकती है। तो वो जो आरू है वो एक बार शनाया की तरफ देखते और बोलती कि तू थी कहाँ, ये बता। तो शनाया बोलती कि यार मैं दूसरे कमरे में थी यार, फ्रेश हो रही थी, इंतज़ार तो कर लेती थोड़ी। तो आरू बोलती कि एक तो ना ये हाथ छोड़ यार, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ यार, ऐसा तो मत कर। और ये हाथ की ये बेल्ट यार इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है ना मुझे, मैं क्या बोलूँ। तभी शनाया बोलती कि तो कोई बात नहीं ना, बस 4-5 दिन के बाद है, तब बाद में देखेंगे क्या होती है। तभी शनाया सामने की तरफ देखती है और वो उसका ध्यान पहले नहीं थी हॉल की तरफ। तो अचानक जैसे वो सामने देखती तो वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि ईशा की बहन, ईशा की मॉम, इस सबको देख के शनाया भी शॉक होती है। शनाया एकदम से आरू की तरफ देखती है और बोलती कि ये सब यहाँ पे। तो आरू बोलती कि पता नहीं है, चल नीचे चल। तो ये लोग सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आते ही आरू सीधा जाती है ईशा के मॉम के पास। वो एकदम से बोलती कि नमस्ते आंटी, आप यहाँ। तभी ईशा की मॉम एकदम से खड़ी हो जाती है, वो आरू के सामने जाती है, उसको एकटक देखने लगती है। वो इमोशनल हो जाती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आरू की हालत उनके पति के लिए ही तो ये ऐसा हुआ है। तो ये देख के वो गिल्ट भी फील कर रही थी, तो उनके आँखों एकदम से नम हो जाती। ये देख के आरू बोलती कि आंटी आप ठीक हो ना। ईशा की मॉम बोलती कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तभी आरू की दादी जो है वो एकदम से बोलती कि तुम बात करो,
ईशा तुम मेरे साथ आओ ज़रा। तो ईशा एकदम से जाती है, संजना भी एकदम से उसके साथ जाती है। इधर शनाया जो है वो मिलती है ईशा की बहन से, वो थोड़ी बहुत बातें शातें करती है। ये लोग अलग साइड में बैठे हुए थे क्योंकि शनाया बहुत मैच्योर थी, तो उसको लगता है कि शायद ऐसी कुछ बातें होगी तो ये बेहतर है कि उसकी बहन को अलग साइड पे लेके जाए। तो वो जो है अलग साइड पे लेके उससे बात कर रही थी। इधर आरू के सामने ईशा की मॉम खड़ी हुई थी और वो एकदम से पूछती कि बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ, ठीक हो, चोट ज़्यादा लगी है क्या? तभी एकदम से आरू बोलती नहीं आंटी वो ठीक है, और वो छोटी सी वो एक्सीडेंट हो गई थी। दरअसल वो मैंने ध्यान नहीं देती, तो मैंने ना एक कार से अपनी कार को ठोक दी, तो उसके लिए। जैसे ये बोलती है ना, ईशा की मॉम एकटक आरू को देखती रहती है क्योंकि आरू तो झूठ बोल रही थी और ईशा की मॉम को सच्चाई पता थी, पर आरू को नहीं पता थी ना कि ये सच्चाई किस किस को पता है। तभी एकदम से जो ईशा की मॉम है वो थोड़ी सी आरू के करीब जाती, उसके सर पे हाथ सहलाती और बोलती कि तुम ना बहुत बहादुर हो। तभी मैं सोचूं कि तुम में ये कौन सी बात है जो मेरी बेटी, ये बोल के वो चुप हो जाती है। तभी आरू बोलती कि एक्सक्यूज़ मी आंटी, क्या बोल रही हो आप? तभी ईशा की मॉम बोलती कि कुछ नहीं बेटा, झूठ नहीं बोल पाती हो तुम्हें, पता है ना तुम्हें। तो आरू चुप हो जाती है, वो अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी ईशा की मॉम उसकी चिन से पकड़ती है, उसका सर थोड़ा सा ऊपर करते और बोलती कि बेटा तुमने ऐसा क्या किया कि तुम सर झुका रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया, बहादुर हो तुम। सर तो वो झुकाए रखे है जिसने गलती की है, तुमने तो कुछ नहीं किया, तो सर झुकाओ मत। और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है। जैसे ये बोलती है तो आरू घूर के देखते हो कि नहीं आंटी, वो मैं बोल रही हूँ ना कि वो कार ठोक दी थी मैंने। तभी ईशा के मॉम एकदम से अपनी हाथ जोड़ लेती है और बोलती कि बेटा आई एम सॉरी, ईशा के पापा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी आरू एकदम से एक हाथ से वो उनके हाथ पकड़ लेता और बोलती कि ऐसे मत करो आंटी, आप क्या कर रही हो? अरे अंकल ने कुछ नहीं किया, मैं बोल तो रही हूँ। तभी ईशा की मॉम बोलती कि बेटा मैं सच्चाई जानती हूँ सच्चाई तो झूठ बोलने की तुम कोशिश मत करो। और किनको बचाने की कोशिश कर रही हो? वो इंसान सही नहीं है, उनके लिए स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी आरू बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो है आरू की दादी जो है वो एकदम से आती है, वो और जो है आरू के लिए नाश्ता वगैरह लेके आते हैं। तो ईशा भी साथ थी, संजना भी थी। तो वो नाश्ता वगैरह जो है टेबल की तरफ रखते हैं और ये लोग सब बैठ के वो जो है वो बातें कर रहे थे और आरू जो है वो अपना नाश्ता कर रहे थे, उसकी दादी उसके खिला रही थी। इधर ईशा जो है वो एकटक आरू को देख रही थी, उसका मन कर रही थी कि वो एक बार आरू को अपने हाथ से खिलाए, लेकिन वो कुछ नहीं करती, वो चुपचाप बस आरू को देख रही थी। उसकी ध्यान बार बार आरू की सर पे वो बैंडेज पे जा रही थी और आरू के जो है राइट हैंड में जो बेल्ट लगा हुआ था उसमें जाती है। उसको ये चीज़ इतनी तकलीफ़ होती है ना कि वो अपनी चीज़ों को संभालने की हर तरीके से कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मानो कि वो नहीं, उससे नहीं हो रही है। इधर तभी अचानक वहाँ पे पेना और राहुल के एंटर होते हैं। शनाया तो ईशा की बहन से बात कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र जो है हॉल साइड एरिया पे जाते हैं कि किसी की आने की शोर तो होती है ना। तो एकदम से जैसे देखती है पेना और उसके बॉयफ्रेंड राहुल दोनों आए हैं। ये देख के शनाया कुछ बात कर तो रही थी, लेकिन अचानक उसका ध्यान भटक गई, वो चुप हो जाती है और एक टक बस राहुल और पेना की तरफ देखने लगती है। तभी ईशा की बहन एकदम से बोलती कि हाँ दीदी बोलो ना, कि क्या बोल रही थी आप? तभी एकदम से शनाया बोलती कि कुछ नहीं यार, छोड़ो।
तो एकदम से उठती है और हॉल के साइड पे आती है। इधर पेना भी एक नज़र जो है वो शनाया की तरफ देखती है, लेकिन दूसरी पल वो नज़रें जो है आरू की तरफ करती है और आती है और बोलती कि कैसी हो तुम आरू, अब ठीक हो ना? तो आरू बोलती कि वाह भाई वाह, सुबह सुबह सब यहाँ मेरे घर पे, क्या बात है, मतलब तुम लोगों को अपना अपना काम नहीं देखना होता है क्या? सब लोग ऑफिस छोड़ के मेरे घर पे आ गए हो क्या? मेरे घर से ऑफिस करनी है क्या? तभी संजना बोलती है अरे तुम रखो यार, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, यार ऑफिस अपनी जगह है, वो तुम्हारे लिए बैठा नहीं रहेगी, ऑफिस अपने तरीके से चल रही है, क्या तुम भी यार। और हम यहाँ पूरे दिन रुकने के लिए नहीं आए हैं, बस थोड़ी देर के लिए आए हैं, हम अपने अपने काम पे चले जाएंगे, इतना क्या है यार। तभी आरू बोलती कि यार ठीक है ना, हो गई है। तभी शनाया की मॉम भी एकदम से वहाँ पे आते, तो शनाया अपनी मॉम को देख के शॉक हो जाती है। वो एक टक अपनी मॉम को देखने लगती है, तो शनाया की मॉम सीधा आती है, उसके कान पकड़ता है और बोलती कि तुम कभी तो मुझे ठीक से बात बताया करो, तुमने बस कल इतना बोला कि मॉम मैं जो है वो आरू के साथ हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुमने बताई है, पूरी डिटेल्स नहीं बता सकती ना? पूरी रात में परेशान थी कि पता नहीं क्या हो गया। और वो आती है आरू को देखते, बोलती कि बेटा तुम ठीक हो ना? तो आरू बोलती कि बस आपकी ही कमी थी, और कोई बचा है? नहीं, सबको बुला लो ना मेरे घर पे। तो एकदम से आरू की दादी बोलती कि अरे तुम्हें क्या हुआ, सब तुम्हारे दोस्त ही तो है, तुम्हें ही तो देखने के लिए आए। और तभी वहाँ पे समीर और अवनीत का भी एंटर होते हैं, और वो बोलती कि अरे हम तो रह गए थे ना, तो लो हम भी आ गए। तो आरू घूर के देखता है और बोलती कि हाँ बस ये दो नमूने के ही जो है इंतज़ार था, लो वो भी आ गए, अब तो पूरा हो गया ना, और कुछ बचा है देखो, सोच लो अच्छे से, और कोई बचा है तो ये जाके ऑफिस से वो सारा स्टाफ और वॉचमैन को भी लेके आओ ना। तभी उसकी दादी बोलती कि क्या है आरू, यार दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें देखने के लिए आएगी ना। तभी शनाया की मॉम बोलती कि अच्छा, तो मतलब हमारे आने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो बता देते यार, हम नहीं आते। तभी आरू बोलती कि नहीं ना मासी, आप भी ना। अरे यार ठीक है यार, आओ बैठो सब लोग। तो सब लोग वहाँ पे बैठ के जो है बातें कर रहे थे। इधर ईशा की नज़रें तो सिर्फ आरू पे टिकी हुई थी। समीर अवनीत भी ये नोट करता है। तभी संजना भी देखती, तो संजना एकदम से जाते बोलती कि ईशा क्या कर रही हो? तो ईशा बोलती कि क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं। तो बोलती कि यार ऐसे मत देखो उसको, सब लोग हैं यहाँ पे, दादी है, तुम्हारी मॉम है, शनाया की मॉम है, यार अजीब लग रही है। तो ईशा बोलती कि यार मुझे ना उससे बात करनी है, मुझे ना वो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी ना, वो सारी चीज़ देखनी है, मैं कल देख नहीं पाई, हॉस्पिटल में थी, वो हड़बड़ा रही, मैं कुछ। तो एकदम से संजना बोलती कि तुम अब भी पैनिक कर रही हो? अरे यार ठीक है, तुम्हारे सामने बैठी है, वो अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, सबके साथ बात कर रही है। तो वो बोलती कि हाँ पर तभी एकदम से जो संजना बोलती कि तुम ना पहले ना ये पैनिक करना बंद करो, वो ठीक है अभी, और अगर वो थोड़ा सा साइड हो जाए तो बात करने की कोशिश करना। तभी वो बोलती कि कोशिश तो की थी, पर उसने ठीक से बात नहीं की और बोली कमरे से निकल जाने को। तो संजना बोलती कि ये आम सी बात है यार, वो बोलेगी ही, तुम्हें पता तो है उसका। तो बोलती कि हाँ पता तो है। तभी वहाँ पे वो सारे लोग बैठ के आरू से बात वगैरह करते हैं। आरू जब ब्रेकफास्ट ख़त्म करते तो सब लोग उठते हैं। इधर अवनीत और समीर बोलते कि यार हम तो आए थे बस तुझे देखने के लिए। तो एकदम से आरू बोलती हाँ हाँ पता है, अब तो बिजनेसमैन हो गया है, अब अपना ऑफिस संभालेगा। तो एकदम से अवनीत बोलते कि यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग यहाँ पे आए तो उससे प्रॉब्लम, अब हम लोग जा रहे हैं तो उससे भी तुझे प्रॉब्लम है, तुझे क्या चाहिए, क्या ये तू बता पहले। तो एकदम से आरू बोलती फ़िलहाल ना मुझे शांति चाहिए, और तुम दोनों जाओ यार। तो अवनीत और समीर बोलते कि ठीक है, और हाँ शाम को भी आ जाएंगे एक बार। तो एकदम से वो बोलती कि इतनी भी कृपया मत कर रहे, मैं मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ोन पे बात कर लेना यार। तभी एकदम से समीर भी बोलती हाउ रूड यार, या तू दोस्त है या कुछ और, मतलब तेरी तबीयत ख़राब है और हम देखने भी ना आए, क्या बात है।
चलो ठीक है। तो ये बोल के समीर और अवनी चले जाते हैं। समीर जाने से पहले संजना को ठीक से बाय करती है, उससे थोड़ी बहुत बात करके वो लोग चले जाते हैं। जिस संजना भी एकदम से बोलती कि ईशा हमें भी तो ऑफिस जानी होगी ना। तो ईशा बोलती कि संजना मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, तुम चली जाओ ना ऑफिस में, मम्मी को छोड़ के फिर आ जाऊँगी। तो संजना को भी सही लगती है और ऑफिस भी जाना होती है, तो वो जो है आरू से बोल के वो निकल जाती है। इधर आरू ईशा की तरफ देखता है और बोलती कि मिस ईशा आपको भी जानी चाहिए थी ना। तो ईशा बोलती कि मैं थोड़ी लेट जाऊँगी, वो मम्मी को पहले घर छोड़ दूँगी फिर। तो ज़्यादा आरू कुछ नहीं बोलती। वो शनाया की तरफ देखते और बोलती कि तुझे नहीं जाना है क्या। तो शनाया बोलती कि नहीं वो मिस पे ना आप लोग जाइए, ऑफिस संभालिए, मैं आरू के साथ हूँ। तो पेना और राहुल भी वहाँ से चले जाते। इधर शनाया आरू के पास रुकती, ईशा भी रुक जाती है। इधर चलते हैं दूसरी तरफ। जो ईशा के पापा है उनके पास एक कॉल आया था उनके ऑफिस से। उनको ऑफिस जो है वो सीधा ऑफिस में बुलाया गया है। तो वो भागते हुए वो जल्दी जल्दी जो है अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो है उनका केस जो हैंडल कर रहे थे वो उनके पास जाता है, बोलते कि सर आपने बुलाया है मुझे, मेरा केस क्या सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो वो एकदम से बोलती कि देखिए मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बोल सकता, पर हाँ आपके लिए कुछ है, आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए, मैं आता हूँ। ये बोल के जो दूसरे साइड पे चले जाते। इधर ईशा के पापा जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, वो जाके पहले बैठ जाते हैं। बैठ के वो देखते तो है कि सामने जो कुर्सी में कोई इंसान तो बैठा हुआ था, पर वो उनका फेस दूसरी तरफ था। वो ज़्यादा जो है वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे। और एकदम से बोलती कि कौन है यहाँ पे, सर आप हो क्या। तभी एकदम से वो जो कुर्सी है वो एकदम से घूमती है। जैसे घूमता है ईशा के पापा सामने जो इंसान बैठे हुए देखते हैं वो शॉक होते हैं। और तभी वो बोलते कि मैं मिस्टर राठौड़ आप यहाँ। मिस्टर राठौड़ मतलब आरू की पिता। वो एकदम से वो कुर्सी से खड़े हो जाता है और बोलते कि मिस्टर मनोज त्रिवेदी, आखिर आपके साथ मुलाकात हो ही गया मेरा। पहले भी हुआ था हॉस्पिटल में, आपको याद होगी शायद 1 साल पहले। तभी ईशा के पापा बोलते कि जी याद है मुझे। तभी आरू की पापा बोलते कि हाँ बढ़िया है, आज फिर से मुलाकात हो गई। आपको पता है आपको यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है। तो एकदम से ईशा के पापा बोलते कि नहीं पता, मुझे लगा कि मेरे केस के बारे में कुछ। तभी वो बोलती कि अच्छा आपको पता है ये जॉब आपके हाथ से कब की चली गए थे। तो ईशा के पापा बोलते कि हाँ पता है, मेरे नाम के कुछ एलिगेशंस हैं, उसके कारण मेरे जॉब मैं खो चुका हूँ। तभी ईशा के आरू के जो पापा है बोलते कि हाँ सही बोला आपने, लेकिन आपको ये पता है कि आपके लिए एक इंसान ने आपके ही लिए 2 बार गुजारिश की है ताकि आपकी जॉब बच जाए। सिफारिश समझो, ये पता है आपको। तभी ईशा के पापा के दिमाग में वो बात एकदम से आते है कि उनके जब वो मुंबई गए थे, उनके जो सर थे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो भी कोई एक इंसान की जिक्र किया था ईशा के पापा के सामने। तभी वो एकदम से बोलते कि हाँ पता है, पर इसमें एक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी आरू की पापा एकदम से वो टेबल पे हाथ मारता है और बोलते कि वही इंसान जो आपकी जॉब के लिए कई बार गुजारिश कर चुके हैं, वही इंसान कोई और नहीं, मेरी ही बेटी आरवी सिंह राठौड़ है, जिसको आपने मारने की कोशिश की है मिस्टर मनोज त्रिवेदी। इधर जैसे ही ये बात सुनते ईशा के पापा एकदम शॉक हो जाते, वो खड़े हो जाते और एक टक आरू की पापा को देखने लगते। आरू की पापा की गुस्से बहुत थे, वो आंखें लाल हो चुकी थे और वो बोलते कि मैं ना आपको यहीं पे ही मार सकता हूँ, मुझ पे कोई केस भी नहीं होगा, मैं आपको मार भी सकता हूँ और कोई मुझ पे कोई सवाल भी नहीं करेगा कि क्यों मारा है, क्योंकि आपके लाश तक नहीं मिलेगा लोगों को।
आपने मेरी जान पे हाथ डाला है मिस्टर मनोज त्रिवेदी, मेरी बेटी पे, जो मेरे बर्दाश्त की बाहर है। पर मैं कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि मेरी बेटी चाहता ना तो आपको बहुत कुछ कर सकता था, पर उसने कुछ किया नहीं। इसका कोई ना कोई वजह तो होगी उसके पास, वरना ऐवी वो आपकी जॉब के लिए गुजारिश तो नहीं करती। इतना तो मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, इतना तो जानता हूँ मैं उसको। मैं यहाँ पे आज आपको सिर्फ 2 बात बोलने के लिए बुलाया। एक, आरवी सिंह राठौड़ अकेले नहीं है, उसके पीछे उसका बाप खड़ा है। और जब कोई भी तकलीफ़ उसके और आएगा ना, तो वो मैं जब पीछे खड़ा था ना, वो एकदम से सामने आ जाऊंगा। तो आज से संभाल के मिस्टर मनोज त्रिवेदी, अगर अगली बार आपने कुछ करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं क्या कर सकता हूँ ये आप अपने सर से पूछ लेना। ये मेरी आखिरी चेतावनी ही समझ लो आप, वरना बेटी की बाप तो आप भी हो। तो अगर मेरे बेटी के ऊपर आँच आए तो सोच लेना आपकी बेटी के ऊपर भी। तभी एकदम से ईशा के पापा बोलते कि मिस्टर राठौड़, कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप। तभी आरू के पापा बोलती कि वही जो आपने कोशिश तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर हमला करवाया। मैंने तो उतना भी नहीं गिरा, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी समझती हूँ। तो आपके जैसे हरकत तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये बेहतर है कि आप अपने हद में रहा करें, और अगली बार अगर मेरी बेटी के ऊपर आग भी उठा के देखा ना, तो ये जो आँखें हैं आपकी ना, वो नहीं रहेगी। ये बोल के वो एकदम से चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ईशा के पापा बहुत शौक थे, मतलब वो जो इतने सब कुछ होने के बाद भी आरू ने उनकी जॉब को सलामत रखा, ये चीज़ वो सोच रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहे थे, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एकदम से वहाँ पे उनके जो केस हैंडल कर रहा था वो इंसान एकदम से आता है। वो एकदम से फाइल देते हैं और मिस्टर एकदम से बोलते हैं कि मिस्टर मनोज त्रिवेदी, आपके ऊपर से सारे एलिगेशंस जो है वो हट चुके हैं, कल से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये फाइल में मैंने सिग्नेचर कर दिया है, अब कोई इशू नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से फ्री हो, सारे एलिगेशन से आप आज़ाद हो, और आप प्रॉपर तरीके से आप जॉब कर सकते हो। ये बोल के वो उधर से सीधा चले जाते। इधर आरू जो ईशा के पापा है वो फाइल को एकदम से देखती है, और देखते देखते अचानक जो है उनकी नज़र एक सिग्नेचर पे जाते हैं। वो सिग्नेचर कोई और का नहीं, आरवी सिंह राठौड़ का था, जो गारंटी दे चुकी थी कि आगे से ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, या फिर ऐसी कोई एलिगेशंस लगने की गुंजाइश ही नहीं होगी। सिग्नेचर के दौर पे आरवी ने सिग्नेचर कर दी थी एज ए सिक्योरिटी। जैसे ये देखते हैं ईशा के पापा, वो शॉक हो जाते हैं। वो ऐसा तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की थी आरू से। वो फाइल लेके चुपचाप उठते हैं और उधर से चले जाते हैं। दूसरी ओर जो है आरू अपने कमरे में जाते हैं, शनाया उसके साथ जाती है, लेकिन अचानक शनाया की फ़ोन में कॉल आ जाती है, तो वो कुछ साइड पे जाके जो कुछ बात कर रही थी। इधर आरू चुपचाप जो है कमरे में जाती है, वो कुछ करने की कोशिश करती, शायद उसको वो बेड पे खुद को एडजस्ट करनी थी, वो बैठने के लिए कोशिश करती, लेकिन वो हाथ के कारण जो है प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाती है। तभी वहाँ पे ईशा आती है, और ईशा आके उसको संभालती है और उसको बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन आरू एकदम से बोलती है कि मिस पूजा, डोंट डू दिस, मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले खुद को संभाल सकती हूँ। जब आपने 1 साल पहले मुझे छोड़ दी थी, तब मैं ही थी खुद को संभालने वाली, और मेरी वो दोस्त शनाया, तब जैसे खुद को संभाल ली थी, अब भी वैसे ही खुद को संभाल लूँगी। तो ये हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो है झूठी।
ठीक है, आप अपना काम करें। तभी ईशा बोलती कि बस ना, बहुत कर लिया तुमने मुझे ह्यूमिलिएट, हो गई ना मैं, जितना करना है करो, पर तबीयत के बारे में नहीं, प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तभी आरू बोलती कि क्यों क्यों करनी है आपको? तो ईशा एकदम से बोलती ये सब मेरी ही कारण ही तो हुई है ना, मेरी ही कारण हुई है, मेरे पापा ने किया ना ये सब कुछ। तो आरू घूर के देखने लगती क्योंकि आरू को नहीं पता थी कि ये सब ईशा को पता है। तो वो बोलती कि देखिए मिस ईशा, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ईशा बोलती कि क्या हो तुम, अब भी उस इंसान की तरफदारी कर रही हो, उसकी गलती को, उनके गलती को छुपा रही हो तुम। मुझे पता है सच्चाई, प्लीज़ झूठ मत बोलो। मैं प्रूफ सुन चुकी हूँ। जैसे ये बोलती तो आरू बोलती कि कौन सी प्रूफ, किस प्रूफ की बात कर रही हो आप? तभी ईशा बोलती कि देखो आरू प्लीज़। तो ना एकदम से उसके पकड़ती है और उसको बैठाने लगती है। तभी आरू के हाथ पे थोड़ी सी लग जाती है, तो एकदम से बोलती आह। तो ईशा घबरा जाती है, बोलती कि सॉरी, मैंने नहीं देखा। तो तुम्हें ज़्यादा लग गई क्या? आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। तभी आरू बोलती कि ओके फाइन यार, ठीक हूँ मैं, इतनी भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ईशा बोलती कि नहीं होना ठीक, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें दर्द हो रही है, कैसे ठीक हो सकती हो? तभी आरू बोलती कि हो मिस ईशा प्लीज़, आप ना पहले ना थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करिए, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे शनाया आती है। तो शनाया देखती है ये दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब थी। तो शनाया जैसे एंटर करने लगती है, लेकिन वो तुरंत ही पीछे पलट जाती है और आरू की नज़र भी एकदम से जाती है। वो पीछे से बोलती कि तू कहाँ जा रही है? तो ईशा भी एकदम से देखती है। तो ईशा भी देखती कि शनाया जो है वो शायद आ रही थी, वो पीछे चली जा रही थी। तो शनाया बोलती कि नहीं, वो मैं कुछ देर बाद आती हूँ। तभी एकदम से आरू बोलती कि नहीं, मेरी मदद कर, इधर आ। तो जो है एकदम से जाती है, ईशा थोड़ी साइड हो जाती है। तो शनाया उसकी मदद करती है, वो चुपचाप बेड पे बैठती है, खुद को एडजस्ट करती है और ईशा की तरफ देख के बोलती कि मिस ईशा आप जा सकते हो, आप ऑफिस में चली जाओ, ये बोलती है। तो ईशा जो है वो एक बार शनाया की तरफ देखती है और बोलती है कि इसका ध्यान, ऐसे ही बोलती है। तभी शनाया बोलती कि डोंट वरी, मैं इतनी साल तक जब मैंने खुद ध्यान रखी हूँ इसका, तो अब भी रख सकती हूँ, डोंट वरी। ये बोल के जो ईशा है वो चुपचाप नीचे आ जाती है, वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और एक बार बोलती है कि मॉम जाना नहीं है क्या घर? तो उसके मॉम बोलती है कि बेटा तुम ऑफिस चली जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगी, फिर जो है यहाँ से घर चली जाऊँगी सीधा। तो वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलती कि क्यों मॉम, क्या क्यों रुकनी है यहाँ पे? तभी जो है शनाया की मॉम बोलती कि अरे ईशा कुछ बात है, एकदम से 1 साल बाद मिले हैं, तो तुम्हारी मॉम से कुछ बात है, तुम जाओ ऑफिस और मैं उनको घर छोड़ दूँगी, डोंट वरी। तो ईशा जो है बोलती कि पक्का? तो बोलती कि हाँ पक्का, डोंट वरी। तो ईशा जो है वो जाती है, पहले आरू की दादी से पैर छूते हैं और शनाया की मॉम की भी, और फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। इधर आरू की दादी जो है वो ईशा की मॉम की तरफ देखती है और बोलती कि आपसे बहुत सारी बात करनी है, तो क्या हम मेरी कमरे में जा सकते हैं? तो शनाया की मॉम भी बोलती कि हाँ ज़रूर चलिए। तो एकदम से नज़र जाती है ईशा की बहन के ऊपर। तो एकदम से ईशा की मॉम बोलती कि तुम ऊपर जाओ, आरू के पास जाओ, जाके थोड़ी देर बैठो, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो वो ऊपर जाने लगती है। इधर आरू की दादी, ईशा की मॉम और शनाया की मॉम जो है आरू की दादी के कमरे में जाते हैं। ये लोग कुछ बात करते हैं। बात करने के बाद करीब 1 घंटे बाद आरू की दादी जो बोलती कि ठीक है, तो फिर अब यही सही होगी ना? तो शनाया की मॉम बोलती कि माँ जी मुझे तो यही लगती है कि यही सही होगी, क्योंकि ना बच्चे ना वो सोचते हैं कि हम तो जब तक हम नहीं बोलेंगे, मतलब वो जब तक हमें नहीं बताएंगे हम समझेंगे नहीं। पर उनको क्या पता, उनकी हर एक चीज़ पे हमारी ध्यान रहती है।
तभी ईशा की मॉम बोलती कि वो तो सही है, पर मैं तो इतनी बदकिस्मती हूँ कि मैं अपनी बेटी की। तभी एकदम से आरू की दादी बोलती कि ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है, तुमने अपना पत्नी धर्म निभाया, तुम भी अपनी जगह सही हो। ऐसे कुछ बातें होने लगती है। तभी शनाया की मॉम बोलती कि ठीक है, मैं आपको जो है घर छोड़ देती हूँ। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तभी एकदम से आरू की दादी बोलती कि लेकिन ईशा का क्या करे अब। तो ईशा की मॉम बोलती कि मैं उसको कॉल करके बता दूंगी, आप परेशान मत होइए। तो आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे कि आखिर आरू की दादी और ईशा की मॉम, शनाया की मॉम के बीच आखिर कौन सी बात हुई, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तो सी यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून एंड गुड नाइट, बाय।